और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी पुलिस ऑफिसर नाइट शिफ्ट के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं आरक्षक राजीव शर्मा एक छोटे से शहर के पुलिस स्टेशन में तैनात हूं। मेरी ड्यूटी आमतौर पर दिन में होती है, लेकिन उस दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। रात के 10 बजे का समय था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे साथी पुलिसकर्मी रमेश ने मुझे एक अजीब बात बताई। राजीव, यहाँ की रात की ड्यूटी में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, सावधान रहना। मैंने उसे हंसते हुए टाल दिया। मुझे ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं था। मैंने सोचा, भला पुलिस स्टेशन में क्या अजीब हो सकता है। रात गहरी होती जा रही थी। मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, तभी फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से एक डरावनी औरत की आवाज आई। कृपया मदद कीजिए, मेरी बेटी गायब हो गई है। मैंने पता पूछा और तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर देखा, एक पुराना और उजाड़ घर था। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा विचलित था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि उसकी बेटी सविता अचानक गायब हो गई है। मैंने घर की तलाशी शुरू की। सविता का कमरा देखकर ही अजीब लग रहा था। कमरे में पुरानी तस्वीरें और अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई थीं। एक कोने में एक पुराना खिलौना पड़ा था जो घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने जैसे ही उसे उठाया, अचानक खिलौने से एक अजीब सी आवाज आई। सविता मर चुकी है। मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने उस खिलौने को वापस रख दिया और बाहर आकर बूढ़ी औरत से पूछा, क्या यहाँ कोई और है? उसने सिर हिलाया। नहीं, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मैंने उसे सांत्वना दी और वापस पुलिस स्टेशन आ गया, लेकिन मेरे मन में उस खिलौने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन में कदम रखा, रमेश दौड़ता हुआ आया। राजीव, तुम्हें कुछ अजीब लगा? मैंने उसे सब बताया तो वह गंभीर हो गया। उसने कहा, इस इलाके में कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल भी एक लड़की गायब हो गई थी और बाद में उसकी लाश जंगल में मिली थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था जब अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगीं और हवा में ठंडक बढ़ गई। लगा जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा हो। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून के निशान थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए बाहर निकला। खून के निशान मुझे पुलिस स्टेशन के पीछे के पुराने जंगल की ओर ले गए। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि खून के निशान एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास खत्म हो गए थे। मैं कुएं के पास पहुंचा तो लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। तभी मुझे कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे बचाओ। मैंने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका। वहां सविता थी, जो घबराई हुई थी और रो रही थी। मैंने तुरंत रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। वह बहुत डरी हुई थी और उसने बताया, मुझे उस खिलौने ने खींच लिया था। हम वापस पुलिस स्टेशन लौटे और मैंने रमेश को सब बताया। हमने अगले दिन उस खिलौने को जला दिया और सविता को उसकी मां के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन उस रात की घटनाएं मेरे मन में हमेशा के लिए छप गईं। मुझे एहसास हुआ कि रात की ड्यूटी में सचमुच कुछ अजीब होता है। अब हर बार जब रात की ड्यूटी होती है तो मैं सतर्क रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंधेरे में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं है। रात की उस घटना के बाद मैं और रमेश अधिक सतर्क हो गए थे। हमने सोचा
कि उस पुराने खिलौने को जलाने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली डरावनी कहानी अब भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। एक रात मेरी ड्यूटी फिर से लगी। रमेश छुट्टी पर था और मैं अकेला था। उस रात का माहौल कुछ ज्यादा ही भयावह था। पुलिस स्टेशन के बाहर की सड़कें सुनसान थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रात के करीब 1 बजे का समय था जब अचानक एक व्यक्ति स्टेशन में घबराया हुआ आया। उसने बताया कि पास के पुराने मकान में अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। मैंने तुरंत उसे शांत कराया और उस मकान की तरफ चल पड़ा। मकान पहुंचने पर देखा वह वही घर था जहां सविता और उसकी मां रहती थी, लेकिन इस बार घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर की दीवारों पर खून के निशान थे। मैंने आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने सविता के कमरे का दरवाजा खोला। वहां कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही थीं। हवा में ठंडक बढ़ गई और कमरे में चारों ओर अंधेरा फैल गया। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गया और मुड़कर देखा। वहां सविता खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने डरते हुए पूछा, सविता, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने धीमी आवाज में कहा, वो वापस आ गया है। मैंने पूछा, कौन वापस आ गया है? तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और जोर से हवा चलने लगी। सब कुछ हिलने लगा और दीवारों से खून बहने लगा। मैंने सविता को पकड़कर बाहर निकाला और उसकी मां को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे घर में कहीं कोई नहीं था। हम बाहर निकले तो देखा पूरे मकान के चारों ओर धुंध फैल गई थी। मेरी गाड़ी का इंजन भी चालू नहीं हो रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह रमेश था। उसने कहा, यहां से जल्दी निकलो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। हम किसी तरह गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकले। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सविता ने हमें एक भयानक सच्चाई बताई। उसने कहा कि उस पुराने खिलौने में एक आत्मा बसी हुई थी जो अब भी उसे सताने के लिए वापस आ गई थी। हमने इस बात को गंभीरता से लिया और शहर के एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि उस खिलौने को जलाना काफी नहीं था, हमें आत्मा को पूरी तरह से शांति प्रदान करनी होगी। तांत्रिक ने हमें एक अनुष्ठान करने को कहा। हमने उस पुराने घर में जाकर अनुष्ठान किया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और सविता को बीच में बैठाकर पूजा की। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद खुलने लगीं, दीवारों से खून बहने लगा और हवा में चीखें गूंजने लगीं। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, यह आत्मा की आखिरी कोशिश है। इसे शांत करने के लिए ध्यान मत भटकाओ। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और तांत्रिक की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे चीखें कम होने लगीं, खून बहना बंद हो गया और हवा शांत हो गई। अनुष्ठान समाप्त होते ही तांत्रिक ने कहा, अब आत्मा शांति में है। उस रात के बाद शहर में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में वो रात की घटनाएं हमेशा के लिए बसी रहीं। मैंने सीखा कि रात की ड्यूटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा भी होती है। अंधेरे में छिपी शक्तियों का सामना करना इतना आसान नहीं, लेकिन सही जानकारी और साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य था। शहर में किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मेरे मन में उस रात की भयावह यादें अब भी जीवित थीं। मुझे लगता था कि उस आत्मा ने हमें पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। एक रात फिर से मेरी ड्यूटी लगी। रमेश ने मुझसे कहा, राजीव, आज रात फिर से सावधान रहना। पिछले कुछ दिनों से मैंने अजीब आवाजें सुनी हैं। मैंने उसकी बातों को ध्यान में नहीं लिया और अपनी ड्यूटी पर लग गया। रात के 12 बजे का समय था जब फोन की घंटी फिर से बजी। इस बार फोन पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। मैंने फोन रख दिया और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा हो। रात के 2 बजे के करीब पुलिस स्टेशन के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वही खून के निशान थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और वे निशान मुझे उसी पुराने मकान की ओर ले गए। मकान के पास पहुंचते ही मुझे वहां की हवा में
अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर की खिड़कियां बंद थीं और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने सविता के कमरे का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। सविता की मां दीवार पर लटकी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन को सूचना दी और बाकी टीम को बुलाया। जब तक वे पहुंचे, मैंने घर की तलाशी ली। मुझे सविता का कहीं भी कोई पता नहीं चला। रमेश और बाकी पुलिसकर्मी पहुंचे और हमने पूरे घर की छानबीन की, लेकिन सविता का कोई सुराग नहीं मिला। रात के 4 बजे जब हम सभी घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक हमें घर के अंदर से फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। रमेश ने कहा, लगता है हमें तांत्रिक को फिर से बुलाना होगा। तांत्रिक को बुलाया गया और उसने फिर से अनुष्ठान किया, लेकिन इस बार आत्मा ने और भी ज्यादा हिंसक प्रतिक्रिया दी। तांत्रिक ने हमें बताया, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे सिर्फ अनुष्ठान से शांत नहीं किया जा सकता, हमें इसका असली कारण खोजना होगा। हमने तांत्रिक के कहने पर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। हमें पता चला कि वह घर पहले एक पागल खाने के रूप में इस्तेमाल होता था। वहां पर कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था और उन पर अत्याचार किए गए थे। उनमें से कई लोगों की आत्माएं अब भी वहां बसी हुई थीं। तांत्रिक ने हमें बताया, हमें उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उनके नाम और कहानियों को जानना होगा, तभी हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। हमने पुराने रिकॉर्ड से उन लोगों के नाम और कहानियां निकाली। तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई। अनुष्ठान के दौरान हमें कई अजीब चीजें महसूस हुईं। दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, हवा में चीखें गूंजने लगीं और पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। तांत्रिक ने कहा, अब सब मिलकर इन आत्माओं के नाम लें और उन्हें शांति की प्रार्थना करें। हमने तांत्रिक के निर्देशानुसार उन आत्माओं के नाम लेकर शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे चीखें कम हो गईं, छायाएं गायब हो गईं और घर में शांति फैल गई। तांत्रिक ने बताया कि अब सभी आत्माओं को शांति मिल चुकी है और वे हमें कभी परेशान नहीं करेंगी। उस घटना के बाद मैंने अपने पुलिस करियर में कभी भी इतनी डरावनी रात नहीं देखी, लेकिन उस रात ने मुझे यह सिखाया कि हर चीज का एक कारण होता है और हर समस्या का समाधान भी। हमें बस हिम्मत और सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत होती है। आज भी जब रात की ड्यूटी पर होता हूं, तो मुझे उस भयानक रात की याद आती है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि किसी भी अंधेरे में छिपी शक्ति को समझदारी और साहस से हराया जा सकता है। तांत्रिक के अनुष्ठान और आत्माओं को शांति मिलने के बाद हमारा शहर सामान्य हो गया, लेकिन मेरी और रमेश की जिंदगी में वह रात हमेशा के लिए बदल गई थी। अब हम हर रात की ड्यूटी पर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहते थे। 1 साल बीत चुका था और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। उस रात रमेश और मैं दोनों ही ड्यूटी पर थे। रात के करीब 3 बजे पुलिस स्टेशन के फोन पर एक अजीब कॉल आई। इस बार आवाज बहुत धीमी और खतरनाक थी। तुमने हमें नहीं छोड़ा, हम फिर से लौट आए हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रमेश ने कहा, यह फिर से शुरू हो रहा है राजीव, हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमने तांत्रिक को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने आने से मना कर दिया। उसने कहा, अब तुम दोनों को खुद ही इन आत्माओं का सामना करना होगा, मेरी मदद अब संभव नहीं है। हमने यह सुनकर अपने हौसले को और मजबूत किया और शहर के पुराने पागल खाने जाने का निर्णय लिया। हमें लगा कि वहीं से इन सब घटनाओं की जड़ है। जब हम पागल खाने पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों ओर फैला सन्नाटा। हमने उस पागल खाने के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी अचानक हमें एक बंद कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हमने दरवाजा खोला तो देखा एक पुरानी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी नहीं छोड़ा। हम समझ गए कि यह आत्मा वही पुरानी है जो अब तक शांति में नहीं है। हमने तुरंत उस कमरे की तलाशी ली,
और वहां से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उन लोगों के नाम और कहानियां लिखी थीं जिन पर यहां अत्याचार हुए थे। डायरी के अंतिम पन्नों पर लिखा था, हम तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमने यह समझ लिया कि इन आत्माओं को न्याय चाहिए। हमने उन लोगों के परिवारों को खोजा और उनसे इन घटनाओं के बारे में बात की। सभी परिवारों ने मिलकर उन आत्माओं के लिए एक सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित की। प्रार्थना सभा के दौरान हमें कई अजीब चीजें महसूस हुईं। हवा में ठंडक बढ़ गई, दीवारों पर छायाएं चलने लगीं और पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। लेकिन इस बार हमें डर नहीं लग रहा था। हमें पता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। प्रार्थना सभा के अंत में हमने महसूस किया कि एक अजीब सी शांति फैल गई है। सभी आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। उस रात के बाद हमें कभी भी उन आत्माओं का सामना नहीं करना पड़ा। रमेश और मैंने यह सीखा कि न्याय और प्रार्थना से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें अब पता था कि किसी भी अंधेरे में छिपी शक्ति को समझदारी और साहस से हराया जा सकता है। आज भी जब हम रात की ड्यूटी पर होते हैं तो हमें उन भयावह रातों की याद आती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम अपने शहर की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं, इंस्पेक्टर अर्जुन, अपनी रात की ड्यूटी पर था। शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पुलिस स्टेशन में आज रात मेरी शिफ्ट थी। यह स्टेशन लगभग वीरान इलाके में था, जहां बहुत कम ही लोग आते जाते थे। इस इलाके में कुछ खास नहीं था, बस एक पुरानी झील और उसके पास बना एक जीर्ण शीर्ण हवेली। मेरी ड्यूटी पर अक्सर रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही थी। स्टेशन में सिर्फ मैं और एक नया भर्ती हुआ सिपाही रवि थे। रवि काफी नर्वस दिख रहा था। शायद ये उसकी पहली रात की ड्यूटी थी। रात के लगभग 1 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक डरावनी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। हेलो, पुलिस स्टेशन? मैंने हाँ में जवाब दिया। आपको झील के पास जाना होगा, आवाज ने कहा। वहां कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उस आवाज को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह बार बार जोर देकर कहने लगी तो मैंने रवि को साथ लिया और झील की ओर चल पड़ा। झील पुलिस स्टेशन से लगभग 10 मिनट की दूरी पर थी। हम जब झील पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ घना अंधेरा और झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। हमें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सर, ये आवाजें कैसी हैं? रवि ने डरते हुए पूछा। शायद झील में मछलियां हैं, मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल भी अजीब तरह से धड़क रहा था। हम धीरे धीरे झील की ओर बढ़े और अचानक हमें झील के किनारे पर एक अधूरी नाव दिखाई दी। नाव के पास हमें कुछ झिलमिलाती लाइटें नजर आईं, जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। मैंने रवि को इशारा किया कि वह चुप रहे और हम दोनों ने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। कुछ देर बाद उन लाइटों के पास हमें एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे झील के किनारे चल रही थी और हम उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। सर, वह आदमी कौन हो सकता है? रवि ने फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए, मैंने कहा। हम दोनों धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकले और उस आदमी की ओर बढ़े। जब हम उसके करीब पहुंचे तो हमें उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक वह आदमी मुड़ा और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। मैं और रवि दोनों ही डर के मारे पीछे हट गए। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह आदमी बिना कुछ कहे हमें घूरता रहा। उसकी आंखों में ऐसी रहस्यमयी चमक थी जो हमें और भी डरा रही थी। अचानक वह आदमी झील के पानी में कूद गया और देखते ही देखते गायब हो गया। रवि ने घबराकर कहा, सर, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है। मैंने रवि से कहा, हम अभी नहीं जा सकते, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। हम झील के किनारे पर खड़े होकर उस आदमी की तलाश करने लगे। तभी हमें झील के दूसरे किनारे पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। हम तेजी से उस ओर बढ़े। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ लैंप पड़ा हुआ था। मैंने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह डायरी 1 साल पहले
गुम हुए आदमी की है, जिसका नाम राजेश था। राजेश ने अपनी आखिरी एंट्री में लिखा था कि वह इस झील में कुछ अजीब चीजें देख रहा है और उसे लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सर, यह सब बहुत डरावना है, रवि ने कहा। हाँ, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि राजेश के साथ क्या हुआ, मैंने कहा। हमने झील के आसपास और तलाश करने का फैसला किया। तभी हमें एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो झील के पास स्थित थी। हवेली बहुत ही खौफनाक लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं गया हो। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हर जगह धूल जमा थी। हमें एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की ओर जा रही थी। हम दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ऊपर की मंजिल पर हमें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हम कमरे के अंदर घुसे और देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का बिस्तर और एक टूटा हुआ आईना था। आईने में हमें अपनी परछाइयां नजर आ रही थीं, लेकिन अचानक हमें लगा कि परछाइयां हिल रही हैं, जबकि हम स्थिर खड़े थे। सर, ये आईना, ये तो बहुत अजीब है, रवि ने डरते हुए कहा। शायद ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है, मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल में भी डर समा गया था। तभी हमें आईने के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, मैंने कहा, और रवि ने सहमति में सिर हिलाया। हम तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन तभी हमें लगा कि किसी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। हम और तेजी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम हवेली से बाहर निकले, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक जोरदार आवाज हुई। हमने मुड़कर देखा और पाया कि दरवाजे पर खून के निशान बने हुए थे। यह सब क्या हो रहा है? रवि ने हांफते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, मैंने कहा। हमने तय किया कि अब हमें सीधे पुलिस स्टेशन वापस जाकर इस घटना की रिपोर्ट बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटने लगे, हमें झील के पास एक और चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। इस बार वह रोशनी झील के बीच से आ रही थी। सर, वह देखिए, रवि ने इशारा किया। हमें उस रोशनी की ओर जाना होगा, मैंने कहा। हम दोनों झील के किनारे पर पहुंचे और एक छोटी नाव में बैठकर रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब हम झील के बीच में पहुंचे तो हमें एक अजीब सी आकृति पानी में तैरती हुई दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे हमारी नाव के पास आ रही थी। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना था। जब वह आकृति नाव के करीब पहुंची तो हमने देखा कि वह एक कंकाल था जिसके ऊपर कुछ कपड़े लगे हुए थे। कंकाल के हाथ में एक चाबी थी और उसके पास एक छोटी सी पर्ची भी थी। मैंने पर्ची उठाई और पढ़ा, जो सच्चाई जानना चाहता है उसे हवेली की सबसे नीचे वाली तिजोरी खोलनी होगी। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। हमें वापस हवेली जाना होगा, मैंने कहा। हमने नाव को किनारे पर लगाया और तेजी से हवेली की ओर लौटे। इस बार हम सीधे हवेली के बेसमेंट की ओर बढ़े। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था और हमें डर लग रहा था कि वहां कोई खतरा हो सकता है। हमने चाबी से तिजोरी खोली और उसके अंदर हमें एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज मिले। तस्वीर में वही आदमी था जिसे हमने झील के किनारे देखा था। दस्तावेजों में लिखा था कि यह आदमी राजेश है और वह इस हवेली का मालिक था। उसे किसी ने धोखे से मारकर झील में फेंक दिया था। यह तो बहुत भयानक है, रवि ने कहा। हाँ, और अब हमें इस सच्चाई को उजागर करना होगा, मैंने कहा। हमने उन दस्तावेजों को सबूत के रूप में रखा और वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। हमने पूरी घटना की रिपोर्ट बनाई और अगले दिन इस मामले की जांच शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और हमें पता चला कि राजेश को उसके व्यापारिक साझेदार ने मारकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। इस खौफनाक रात के बाद हमने इस मामले को सुलझा लिया और राजेश की आत्मा को न्याय मिला। लेकिन वह रात हमें हमेशा याद रहेगी, जिसने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी सच्चाई खोजने के लिए डर का सामना करना जरूरी होता है। उस रात के बाद मेरी और रवि की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। पुलिस स्टेशन में उस रात की कहानी मशहूर हो गई थी। हर कोई हमारी बहादुरी की तारीफ कर रहा था
लेकिन हमें पता था कि उस डरावनी रात ने हमारी हिम्मत और समझ को एक नई दिशा दी थी। कुछ दिनों बाद मैं और रवि राजेश के घर वालों से मिलने गए। जब हमने उन्हें सारी घटना बताई और राजेश की डायरी और दस्तावेज सौंपे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बहुत दिनों से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे और अब उन्हें राहत मिली थी। इस घटना के बाद उस हवेली को सील कर दिया गया और झील के पास एक स्मारक बनाया गया ताकि लोग राजेश की कहानी और उस रात के बारे में जान सकें। यह स्मारक उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो लालच और धोखे का सहारा लेते हैं। हमारी उस रात की बहादुरी ने हमें शहर में हीरो बना दिया था, लेकिन हमारे दिल में वह डर और सिहरन हमेशा बनी रही। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे राजेश की लाल आंखें और उसकी खौफनाक परछाई याद आ जाती थी, लेकिन मैंने सीखा कि सच्चाई की तलाश में हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। रवि और मैंने अब भी कई रातों की ड्यूटी की, लेकिन अब हमें पता था कि अंधेरे में छिपे रहस्य को उजागर करने की हिम्मत हमारे अंदर है। हमने उस डरावनी रात से बहुत कुछ सीखा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, और इस तरह राजेश की आत्मा को न्याय मिला और हमने एक और रहस्य को सुलझा लिया। लेकिन हर रात जब भी मैं उस झील के पास से गुजरता, मुझे वह रात याद आ जाती जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। हमें उस रात की याद दिलाती थी कि पुलिस का काम सिर्फ कानून को लागू करना ही नहीं, बल्कि न्याय दिलाना और सच्चाई की खोज भी है, चाहे वह रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। इस तरह हमारे लिए हर रात एक नई चुनौती बन गई और हम हर रात उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। पुलिस की वर्दी पहने हुए हम हर उस सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिए रहते थे जो अंधेरे में छिपी होती थी। कुछ महीनों बाद हमें खबर मिली कि उसी झील के पास कुछ और अजीब घटनाएं हो रही हैं। आसपास के गांव वालों ने बताया कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी झील के किनारे पर रोशनी दिखाई देती है। उस रात के अनुभव के बाद मैं और रवि किसी भी रहस्य को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमें लगा कि शायद राजेश के मामले से जुड़ा कोई और पहलू छूट गया हो, इसलिए हमने फिर से झील की ओर जाने का फैसला किया। इस बार हमने कुछ और पुलिस वालों को भी साथ लिया ताकि कोई कमी न रहे। हम जब झील के पास पहुंचे तो वहां की चुप्पी और अंधकार ने हमें फिर से उसी खौफनाक रात की याद दिला दी। हम धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगे और ध्यान से आसपास का निरीक्षण करने लगे। अचानक हमें झील के दूसरी ओर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। हमने तुरंत उस ओर बढ़ना शुरू किया। रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और हमें लगा कि यह कोई और संकेत हो सकता है। जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि रोशनी एक पुरानी लालटेन से आ रही थी जो झील के किनारे पर रखी हुई थी। यहां कोई तो जरूर है, मैंने धीरे से कहा और अपने साथी पुलिस वालों को इशारा किया कि वे सतर्क रहें। हमने लालटेन के आसपास तलाश शुरू की और अचानक हमें झील के पानी में कुछ हलचल नजर आई। जब हम करीब पहुंचे तो देखा कि पानी में एक और कंकाल तैर रहा था। यह दृश्य हमारे लिए और भी खौफनाक था। हमने उस कंकाल को बाहर निकाला और देखा कि उसके कपड़े वही थे जो राजेश के पास मिले दस्तावेजों में वर्णित थे। यह तो बहुत ही अजीब है, रवि ने कहा। हाँ, लगता है कि राजेश अकेला नहीं था। इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, मैंने कहा। हमने उस कंकाल के पास से एक और पर्ची पाई जिसमें लिखा था, सच्चाई अभी भी छिपी है, हवेली की गुप्त सुरंग में जाओ। हमने तुरंत हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जब हम हवेली पहुंचे तो हमने बेसमेंट की गहराई में जाने की तैयारी की। हमारे साथ के पुलिस वाले भी सतर्क थे और हमने मिलकर हवेली के हर कोने की जांच की। बेसमेंट में एक और गुप्त दरवाजा मिला जो हमें पहले नहीं दिखा था। हमने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक लंबी सुरंग थी। सुरंग बहुत ही अंधेरी और संकरी थी, लेकिन हमें वहां जाना ही था। हमने टॉर्च जलाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। सुरंग के अंदर हमें दीवारों पर अजीब चित्र और चिन्ह दिखाई दिए जो किसी पुराने और रहस्यमयी संस्कृति के प्रतीत हो रहे थे। अचानक हमें सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष नजर आया। जब हम कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी
जिसके चारों ओर कई कंकाल पड़े हुए थे। वेदी पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे। यह सब क्या है? रवि ने हैरानी से पूछा। मैंने किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह स्थान एक पुरानी पंथ का केंद्र था जहां बलि दी जाती थी। पंथ के सदस्य अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की बलि देते थे। हमें इन सब का पता लगाना होगा और इस पंथ के बचे हुए सदस्यों को पकड़ना होगा, मैंने कहा। हमने उस कक्ष से सारे सबूत इकट्ठे किए और वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। अगले कुछ हफ्तों में हमने गहन जांच की और पंथ के बाकी सदस्यों का पता लगाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस रहस्य को सुलझाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि समाज को उन खतरनाक ताकतों से भी बचाना है जो अंधेरे में छिपी रहती हैं। उस खौफनाक रात ने हमें न सिर्फ बहादुर बनाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चाई की राह में डर का सामना करना ही पड़ता है। हमने अब तक कई मामलों को सुलझाया, लेकिन वह रात हमेशा हमारे लिए एक सबक रही, जिसने हमें यह सिखाया कि असली हीरो वही है जो अंधेरे में भी सच्चाई का पीछा करता है। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। रीटा शर्मा पहले नंबर पर है, सुभाष दूसरे नंबर पर है, शर्जा तीसरे नंबर पर है, एमनी श्रीदेवी चौथे नंबर पर है, सीमा पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए